कोविड के बारे में जो लेटेस्ट साइंटिफिक रिपोर्ट है वो बड़ा क्लियर कट ये कह रही है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो है ही, इसके अलावा इसका एरोसोल ट्रांसमिशन भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वायरस है ये हवा में काफी देर तक रहता है और काफी दूरी तक ट्रेवल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम में से जो भी एक्चुअली क्राउड में जाता है या फिर बाहर भी जाता है, वो एरोसोल ट्रांसमिशन ऑफ कोविड वायरस से प्रभावित हो सकता है। और यही एक्चुअली कारण है कि जो अभी इन्फेक्शन रेट है वो इतना ज्यादा फटाफट बढ़ रहा है। एरोसोल ट्रांसमिशन ने ये एंश्योर कर दिया कि हम सब कोविड 19 के लिए वल्नरेबल हैं। म्यूटेशन ऑफ वायरस एक फैक्टर है और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि एरोसोल ट्रांसमिशन है इस पर्टिकुलर वायरस के लेटेंट वेरिएंट्स का। पहले का भी होगा पर शायद वो इतना साइंटिफिक रिसर्च में नहीं आया, मगर अभी बिल्कुल प्रूफ के साथ ये क्लियर है। तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है, मैं इस बात को अपने इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन है कि हम लोग कोई भी किसी भी एज में हो, कहीं पे भी रहते हो, वो एरोसोल ट्रांसमिशन से प्रभावित हो सकते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताइए, जो 100 लोग प्रभावित होते हैं उसमें से 98% लोग ठीक हो जाते हैं। वट एवर मे बी द रीजन, वी विल डिस्कस दैट रीजन। लेकिन जो 2% लोग हैं वो इस बीमारी से सीरियसली अफेक्ट होते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? ये बेसिकली इम्यूनिटी का फैक्टर है। अब मैं आपसे बताता हूं कि एक ऐसी स्टेज बीमारी की जब आपको लगता है कि ना तो आप बीमार हैं और ना तो आप ठीक ही हैं, उस स्टेज को आप क्या कहेंगे? आजकल आप देखो तो मेंटली और अदरवाइज हम सब लोग अपने आप को एक ऐसी ही स्थिति में पाते हैं कि घर के अंदर भी हम लोग सोचते हैं कि कहीं हमें इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। क्यों? रीजन, कई बार हमें लगता है कि हमारी भूख कम हो रही है, हमारे हेडेक हो रहा है, हमें फीवर हो रहा है। फीवर तो इन एनी केस आप मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर आपको स्मेल आनी बंद हो जाती है। तो एक्चुअल में वो जो सिनेरियो है वो एक इंक्यूबेशन पीरियड की तरफ इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वायरस अगर आपके शरीर में एंटर कर गया है तो 90% ये एंटर कर गया, तभी आपको इसमें से जो सिम्टम्स हैं वो वेरिएबल डिग्री तक आ रहे हैं, जो आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपकी बॉडी फाइट कर रही है, और जब वो फाइट करती है तो वो किस बेसिस पे फाइट करती है? वो आपकी इम्यूनिटी के बेसिस पे फाइट करती है। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या है? वैक्सीनेशन आपका ठीक है, एक सॉल्यूशन हम सबके पास है कि वैक्सीन अवेलेबल है, इसका एक सॉल्यूशन है। लेकिन वैक्सीन 100% सॉल्यूशन नहीं है। 100% सॉल्यूशन ये है कि आप उन 98% लोगों में रहें जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जो वायरस से एक्सपोज्ड हैं। यानी कि वायरस आपके शरीर के अंदर है, इंक्यूबेशन पीरियड में है, लेकिन बीमारी कॉज नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इस बात को अभी आगे आपको डिस्कस करूं। तो आपका जो बॉडी है वो फाइट करने के लिए तैयार है। छोटा मोटा जो भी सिम्टम आप देख रहे हैं, उसमें फीवर भी, एक माइल्ड फीवर भी हो सकता है, और जरूरी नहीं कि सारे ही सिम्टम जो मैंने आपको बताए उसमें से सारे ही सिम्टम हो जब आप इंक्यूबेशन पीरियड में हो। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर कट है कि आपका बॉडी फाइट करने के लिए तैयार है। तो क्या आप अपने बॉडी को ऐसे हथियार देंगे कि वो इस फाइट को सक्सेसफुली लड़े? यही सोचने की बात है। और ये हथियार कौन देगा? ये आप देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंक्यूबेशन पीरियड में वायरस है, आपको थोड़ी सी अनइजीनेस महसूस हो रही है। ये जो सिम्टम्स हैं ये इस बात को, यानी कि हल्का सा बुखार भी है, भूख नहीं लग रही है, सेंस ऑफ स्मेल भी नहीं है, सोर थ्रोट है, फैटीग है, लैक ऑफ एनर्जी है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि वायरस जीत नहीं रहा है, आपका बॉडी फाइट कर रहा है, इम्यूनिटी आपकी बिल्टअप हो रही है और वायरस के अगेंस्ट में लड़ रही है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन
अब मैं जो आपसे बताना चाह रहा हूं कि काफी जो लोग कोविड के सीरियस अफेक्ट जिनमें होता है, उनका सबसे बड़ा रीजन होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। इसका मतलब है कि या तो उनको कोमॉर्बिडिटी है या इम्यूनिटी उनकी कंप्रोमाइज है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको या उनको क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो अगर आप शुगर बाई एनी चांस अगर आपको शुगर का या डायबिटीज का इशू है, तो उसको आप ढंग से मैनेज कीजिए। अगर आप दवाई ले रहे हैं तो टाइम से दवाई लीजिए, डॉक्टर के कंसल्टेशन में। दूसरी बात, आपको अपना कार्बोहाइड्रेट कम कर देना है। आपको इंसुलिन स्पाइक्स बॉडी में मिनिमम कर देनी है। ये नहीं कि आप दिन भर खाते ही रहें। आप 3 बार खाइए और अननेसेसरी इंसुलिन स्पाइक्स आप जो है अवॉइड कीजिए। हाइपरटेंशन या जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं या कोई भी जो कोमॉर्बिडिटी है जिससे आप अफेक्ट हैं, उसको आप ढंग से मेडिकली अपने डॉक्टर की हेल्प से मैनेज कीजिए। बाई एनी चांस अगर आपको कोमॉर्बिडिटी नहीं है, तब भी आपने अपना जो लाइफ स्टाइल है स्पेशली कार्बोहाइड्रेट आपने कम करनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, यानी कि बीच बीच में जब भी आपको भूख ना लगे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं इंटरमिटेंट फास्टिंग का। जब बॉडी के अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग का इफेक्ट होता है, तो सबसे पहला इफेक्ट है कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। मैं बहुत बड़ा पॉइंट दे रहा हूं, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। वो जो लोग जिनमें कोई भी कोमॉर्बिडिटी नहीं है, मैं उनको एडवाइस करूंगा कि वो कार्बोहाइड्रेट कम करें और इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आए। अच्छा, अब उसके अलावा आपने क्या क्या ध्यान देना होगा? सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है विटामिन D3, जिसको सनसाइन विटामिन बोलते हैं। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कम से कम आप अपनी बालकनी में या ऐसी जगह जहां का जहां पे आपका एक्सपोजर कोविड से ना होता हो लेकिन सन का एक्सपोजर होता है, प्लीज 11 से 12 बजे, 11 से 12 बजे, या फिर आप कोई भी आफ्टरनून का टाइम भी आप 4 बजे तक का ले सकते हो। कम से कम भी तो अगर डेली बेसिस पे आप करना चाहते हैं तो 15 से 20 मिनट तक वहां पर बैठिए, अपनी बॉडी को सन से एक्सपोजर कीजिए। प्लीज, इस बात में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जैसे ही आप ये काम करेंगे, आपको खुद महसूस होगा कि आपकी बॉडी के अंदर चेंज आ रहे हैं। बाई एनी चांस अगर आप डेली ये काम नहीं कर सकते, तो हफ्ते में कम से कम आप 2 या 3 बार तो करें। 40 से 45 मिनट तक सन के अंदर बैठे, और उसमें आप ये मत सोचे कि मैं काला हो जाऊंगा या और जो आपके उस टाइप के जो सिंड्रोम है उनको प्लीज अवॉइड कीजिए। ये एक मस्ट है, ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। उसके अलावा जिंक, इम्यूनिटी बूस्टर्स में जिंक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो भी इम्यूनिटी से रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस या बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर होते हैं, कम से कम भी तो 200 रिएक्शंस ऐसे हैं जहां पे जिंक का बड़ा क्लियर कट रोल है। आप डॉक्टर से सलाह लीजिए आपको कितना लेना है, क्या करना है, बट ये मस्ट है, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज आप नहीं कर सकते। यही बात विटामिन सी की है, जो कि विटामिन बेसिकली वाटर सोल्युबल विटामिन है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आ रहा हूं, प्रॉपर स्लीप। अगर आप ढंग से नहीं सो पाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होगी। मैंने आपसे सन एक्सपोजर की बात की, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर, अगर आप सन एक्सपोजर लेंगे तो उसमें आपकी नींद भी बहुत बढ़िया आने वाली है। अगला पॉइंट, ड्रॉप योर स्ट्रेस। स्ट्रेस जैसी कोर्टिसोल ऊपर जाएगा तो रेस्ट एश्योर्ड ये आपका इंसुलिन स्पाइक होगा। इंसुलिन स्पाइक होगा अगर आपका स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा होगा। स्ट्रेस होते ही कोर्टिसोल बढ़ जाता है। इन सब बातों पे अगर आप ध्यान देंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जो कोविड का स्ट्रेसफुल टाइम है ये भी निकल जाएगा। आप उन 98% लोगों में आएंगे जिनका छोटा मोटा एक्सपोजर तो हुआ ही, और अब जब ये एरोसोल ट्रांसमिशन प्रूव हो रहा है इस कोविड के नए म्यूटेंट का, प्लीज बी अश्योर्ड कि एक्सपोजर तो होगा ही। और इसमें सबसे बड़ा हथियार, अगर
वैक्सीनेशन है तो दूसरे नंबर पे आपकी इम्यूनिटी ही है जो आपकी हेल्प करेगी। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि वैक्सीनेशन का भी अल्टीमेट काम आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना ही है, लेकिन उसके साथ अगर आप ये बाकी प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे तो आप उस कैटेगरी में आएंगे कि हाँ एक्सपोजर तो हुआ, लेकिन आपने बीमार होने से पहले ही वायरस को पराजित कर दिया। और उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि अगर कल की डेट में कोई दूसरा म्यूटेंट भी आता है तो भी आप अपने आप को सेफ पाएंगे। मेरा जो वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज रिमेंबर दैट आपको सन का एक्सपोजर लेना है, विटामिन D3 या सनशाइन जो विटामिन है, और जिंक, और मैंने विटामिन सी आपको बताया। उसके अलावा आप ढंग से अपना खाना खाइए। जिंक जो है अगर आप नेचुरल सप्लीमेंट्स में लेना चाहते हैं तो मीट प्रोडक्ट्स में, अंडे में, सोया में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, लेग्यूम्स में, इन सब में होता है। लेकिन चूंकि स्ट्रेस का टाइम है इसलिए अगर आप उसके कुछ सप्लीमेंट भी ले लें, मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता कोई मेडिसिन, अगर आप जिंकोविट भी ट्राई करना चाहें तो वो भी करें, अपनी डॉक्टर की एडवाइस लें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज टेक केयर।